हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संपूर्ण साहित्य से। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चलेंगे और 5000 MCQs कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में लिख दीजिए ज़रा, श्री गणेशाय नमः। स्टार्ट करते हैं गणेश जी का नाम लेकर के। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस सीरीज को सफल बनाएंगे। तो बिना देर करते हुए पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। और पहला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? पहले आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम क्या हुआ कि संस्कृत चल रही थी। कौन सी भाषा चलती थी? संस्कृत, जिसको हम प्राचीन आर्य भाषा या आदिकाल आर्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी। इस तरीके का ये कुछ क्रम चला है। संस्कृत को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार की थी सीखने के लिए, इसके क्रम के लिए। और वो ट्रिक है कि संस्कृत पाली प्राकृत ने, संस्कृत पाली प्रकृति ने, संस्कृत पाली प्रकृति ने अपभ्रंश के द्वारा, किसके द्वारा? अपभ्रंश के द्वारा, अपभ्रंश के द्वारा अब हिंदी चल रही है। अपभ्रंश के द्वारा अब हिंदी चल रही है। मैं यहाँ पर पूरा टाइप नहीं कर रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। संस्कृत पाली प्रकृति ने अपभ्रंश के द्वारा अब हिंदी चल रही है। यानी संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्रकृति से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अब मीन्स अवहट्ट, और फिर इसके बाद हिंदी। तो इसी क्रम में हमारा ये पहला प्रश्न था और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यानी ए नंबर आपका यहां पर क्या रहेगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए भैया जरा। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? तो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के आपको चरण बताना है। क्या 2 चरण हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि एक हमारी प्राचीन आर्य भाषा होती है, उसके बाद मध्य आर्य भाषा होती है या मध्यकालीन आर्य भाषा जिसे हम कहते हैं, और एक आधुनिक आर्य भाषा होती है। तो हमारे यहाँ पर जो चरण होने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? ऐसे कौन से आचार्य थे जिन्होंने प्राकृत भाषा को मीठी तथा संस्कृत भाषा को कठोर कहा है? ऐसे कौन से आचार्य थे? क्या वो भरतमुनि थे, क्या वो वररुचि थे, या फिर राजशेखर थे, या फिर हेमचंद थे? तो यहाँ पर जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। राजशेखर जी ने कहा था कि प्राकृत जो है वो मीठी है तथा संस्कृत जो है वो कठोर भाषा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत्र आगतम व प्राकृतम निम्नलिखित में से किसने कहा? ये जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है, प्रकृति ही संस्कृतम, यानी प्रकृति ही संस्कृत है, तत्र भव तत् आगतम व प्राकृतम। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी द्वारा कही गई थी? तो ये हमारे एक लेखक थे हेमचंद्र जी, इनके द्वारा कही गई थी। अभी हेमचंद्र जी के बारे में भी कई सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम निम्नलिखित में से किसने कहा? तो ये हेमचंद जी ने कहा था। डी नंबर आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है गौड़ बहू। ये लिखा क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर आपको विजुअलिटी सही नहीं हो रही है तो। गौड़ बहू किसकी रचना है ये आपको बताना है। क्या ये वाकपति राज की है, या फिर वररुचि की है, भरतमुनि की है, या फिर हेमचंद्र जी की है? तो ये जो कृति होगी कौन सी? गौड़ बहू। ये जो है ये कृति हमारी वाकपति राज की है। किसकी है? वाकपति राज की। यानी यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, आज श्री गणेशाय नमः जरूर टाइप करें कमेंट में। इसके बाद है प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। छठवां प्रश्न है, आप बताएंगे क्या भरतमुनि जी की है, वररुचि जी की है, हेमचंद्र की है या फिर स्वयंभू की है। तो प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए छठवें का जो आंसर हो जाएगा कि प्राकृत प्रकाश जो रचना है वो बेटा वररुचि की है। किसकी है, वररुचि की। मैं यहां पर एक बार लिख दे रहा हूं, अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। किसकी है, वररुचि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है। प्रथम अवस्था को, द्वितीय अवस्था को, तृतीय अवस्था को या इनमें से कोई नहीं। सातवें प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे, प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखें, प्राकृत की जो तीसरी अवस्था है यानी तृतीय अवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपभ्रंश या अवहट्ट कहते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये छोटे छोटे प्रश्न कंपटीशन बहुत बढ़ा देते हैं, तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया। वररुचि ने, पाणिनि ने, स्वयंभू ने, पतंजलि ने। फटाफट कमेंट करके बताएं किसने किया अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख। तो देखिए सबसे पहले जो अपभ्रंश शब्द का उल्लेख किया था वो किया था पतंजलि जी ने। किसने किया था, पतंजलि ने किया था। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है। तो मध्य भारतीय या फिर जो मध्यकालीन आर्य भाषा जो है उसका आपसे अंतिम रूप पूछा जा रहा है, यानी अंतिम भाषा पूछी जा रही है कि अंतिम भाषा कौन सी है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि अंतिम रूप यदि अवहट्ट होता तो अवहट्ट होती, वैसे अभी हमारी क्या हो जाएगी, अपभ्रंश हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया। भाषा के अर्थ में, संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। तो यहाँ पर आपका मैं पूरे विकल्प नहीं दिखा रहा हूँ, सीधे आंसर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर होगा कि व्याडी और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। यानी इन्होंने कहा है कि जो अपभ्रंश भाषा है वो बहुत ही भ्रष्ट और अशुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है 11, और अपभ्रंश शब्द है। अपभ्रंश शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। बताइए फटाफट, बहुत अच्छा आंसर है। तो देखिए अपभ्रंश शब्द जो है वैसे भी कौन सा है, तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है ये, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ 11 का क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अवहट्ट, अपभ्रंश, अवहंस या फिर अवभ्रंश। ठीक है, तो बताइए भैया जरा कौन सा इसमें से तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर जो है देखिए अपभ्रष्ट जो लिखा है, कौन सा, अपभ्रष्ट, ये हमारा जो शब्द है ये तद्भव नहीं है, क्योंकि भ्रष्ट जो शब्द लगा है ये वैसे भी किसका है, संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। चौथी सदी में, पांचवी सदी में, छठी सदी में या सातवीं सदी में। तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सदी में मिलता है। तो चौथी, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का, ठीक, तो चौथी सदी में, पांचवी सदी में, छठी सदी में या सातवीं सदी में, ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका कौन सा, सी नंबर, यानी कि छठी सदी में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला है अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में, धर्मसूरी कृत जम्बू स्वामी रास में, या फिर कालिदास कृत विक्रमोर्वशीयम में, या फिर भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में? आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण जो हैं वो भरत मुनि कृत जो नाट्यशास्त्र है, जिसको 36 अध्यायों में लिखा गया है, तो इसमें आपको अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? एक बांग्ला भाषा आप लोगों ने सुनी होगी, तो बांग्ला भाषा का बताना है कि बांग्ला भाषा का विकास किस अपभ्रंश के मतलब किस अपभ्रंश से हुआ है। क्या मागधी से हुआ है, ब्राचड़ से हुआ है, महाराष्ट्री से, या फिर सौरसेनी से? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है, बांग्ला जो जन्मी है या बांग्ला का जो उदय हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न है, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? तो स्वयंभू ने की, या फिर जिनदत्त सूरी ने, धनपाल ने, मुनि राम सिंह ने? तो अभी इससे जस्ट पहले हम पढ़ चुके थे, तो वैसे यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो मुनि राम सिंह हो जाएगा। यानी पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? तो मुनि राम सिंह जी ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। दोहा कोश के रचयिता कौन है? गोरखनाथ हैं, कन्हपा हैं, सरहपा हैं, या लुइपा है? तो दोहा कोश के रचयिता आपको बताना है। तो दोहा कोश के बेटा जो रचयिता होंगे वो आप सभी जानते हैं, और कौन होंगे? सरहपा जी होंगे। कौन होंगे? सरहपा जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? चरित्र काव्य पूछा जा रहा है। चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, या जैन साहित्य में? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है किसमें? जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अशोक के समय में कौन सी राजभाषा थी? तो जो सम्राट अशोक थे उस समय आपको राजभाषा बतानी है कि अशोक के समय में कौन सी राजभाषा थी। तो मैं सीधा आपको बता देता हूं कि उस समय कौन सी राजभाषा थी? पाली थी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? यानी अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन यानी बाद की जो अवस्था है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम क्या है? तो मैं सीधे तौर पर आपको बता देता हूं कि उसका नाम जो होगा वो बेटा अवहट्ट होगा। ये सभी जानते हैं क्योंकि अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और अवहट्ट के बाद पहुंची है फिर हिंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आशा करते हैं आपको प्रश्नों की ये श्रृंखला बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, उदय नारायण तिवारी, बाबूराम सक्सेना? तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर होने वाला है, तो पुरानी हिंदी जो है वो नामकरण दिया था अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक किसकी रचना है? क्या चंद्रवरदाई की है, अद्दहमाण की है, अमीर खुसरो की है, या नरपति नाल्य की है? तो देखिए ये सब बिल्कुल बार बार क्वेश्चन आप लोगों के पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो होगी वो हो जाएगी संदेश रासक अद्दहमाण की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के आज थोड़ी सी अगर विजिबिलिटी आपको परेशान कर रही हो तो कल से एकदम स्पष्ट रहेगी। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, भोज, हेमचंद्र और दामोदर? तो बताएं भैया। तो सभी आप लोग जानते हो कि सबसे पहले जो व्याकरण लिखी हुई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? सुव्यवस्थित हेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? हेमचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24।
अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो मैं आपको बता दूं कि अपभ्रंश में जो स्वर थे वो 10 थे। कितने स्वर थे? 10 स्वर थे अपभ्रंश में। इसके बाद भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना है, ध्वनि है, इतिहास है या फिर अर्थ है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इतिहास है। क्या है? इतिहास है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इतिहास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत बताना है भैया किस शताब्दी के कवि थे? तो ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। कौन? पुष्पदंत जी। ठीक है, नेक्स्ट। पौमचरियु किसकी रचना है? पौमचरियु किसकी रचना है? बहुत आपको पुराने, ऐसा जो देखो पढ़े हैं उनको पुराने क्वेश्चन भी लगेंगे, कुछ लोगों को नए भी लगेंगे। तो यहाँ पर हम 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 27 का आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? स्वयंभू जी। ठीक है, परमचरियु किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू जी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो आपको पहाड़ी हिंदी बताना है। तो पहाड़ी हिंदी का आप लोग जानते हैं कि इसका जो हुआ है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो ए नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्राकृतिक सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? प्राकृतिक सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? तो यहां पर जो आपका सही होने वाला है, तो अपभ्रंश के 3 उपभेद मिलते हैं। ठीक है, कितने उपभेद मिलते हैं? 3 उपभेद मिलते हैं। ठीक है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? अपभ्रष्ट में, अपहट्ट में, अपहंस में, आभीरी भाषा में। तो अपभ्रंश शब्द का विकास किसमें हुआ है? तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपका अपहट्ट अवहंस होना चाहिए। किसमें भी हुआ है? तो यहाँ अवहट्ट कर लेना। ठीक है, अवहट्ट। तो अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? तो यहाँ अवहट्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये वाला क्लियर कर लीजिए। ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है 31। आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी आ रही होगी देखने में, पहले इसको सुधार देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि अपभ्रष्ट शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? ये देखिए अपभ्रंश नहीं है, ध्यान रखना, ये अपभ्रष्ट ही है। ठीक है, तो अपभ्रष्ट शब्द का जो प्रयोग अपभ्रंश में नहीं हुआ, अवहंस में नहीं हुआ, देसी भाषा में नहीं हुआ, किसमें हुआ था? अवहट्ट में हुआ। तो अपभ्रष्ट शब्द किसमें हुआ? अवहट्ट शब्द में विकास हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपका, स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? अवहत्थ का, अपभ्रष्ट का, अपभ्रंश का, आभिरोक्ति का। तो स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा अवहत्थ। क्या हो जाएगा? अवहत्थ शब्द का प्रयोग किया है स्वयंभू जी ने। ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? रघुवंशम में, विक्रमोर्वशीयम में, मेघदूतम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? तो वो मिलते हैं किसमें? विक्रमोर्वशीयम में। किसमें? विक्रमोर्वशीयम में। ठीक है, बाकी ये सब ग्रंथ किसके हैं? कालिदास जी के ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने सूची दी गई है और आपको सुमेलित करना है। चलिए, आशा करते हैं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको सीधी बात है, बताना है कि वास्तविकता में कौन सी किसकी रचना है। तो देखिए, करकंडचर्यु रैधु की हो जाएगी, आदि पुराण जो है वो पुष्पदंत का हो जाएगा,
जम्बू स्वामी रासा धर्मसूरी जी का हो जाएगा, और भविष्यत कथा किसकी हो जाएगी, धनपाल जी की हो जाएगी। इजी है, बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा, आपको बताना है। तो अपभ्रंश को आभीरों की भाषा क्या दंडी ने कहा, भरत मुनि ने कहा, पतंजलि ने कहा, या फिर पुष्पदंत ने कहा? तो यहां पर आपका 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसने, दंडी ने। किसने कहा था, दंडी ने। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा, तो दंडी जी ने कहा था। यहां पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? तो भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? तो यहां पर आपका होने वाला है कौन सा, चंड जी ने। किसने, चंड जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण कौन सा है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर वाला, दामोदर पंडित के द्वारा, हेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया, या फिर स्वयंभू के द्वारा लिखा गया? तो यहां पर आपका सबसे बड़ा हो जाएगा किसका, हेमचंद्र जी का। ठीक है, किसका हो जाएगा, हेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया व्याकरण सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अवहत्त का, अवहट्ट का, अवहंस का, या फिर अपभ्रष्ट का? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो हुआ है वो अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए, अपभ्रंश भाषा के लिए। तो यहां पर आपका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? तो बताना है आपको भैया किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। तो यहाँ पर जो थे ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन जी ने जो अपभ्रंश थी उसको देश भाषा माना है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है? तो यहां पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा याकोबी, बाकी पिसेल, भंडारकर और बुलनर, इन सभी ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, लेकिन याकोबी ने देश भाषा नहीं माना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से माना है? तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुर्जरों से, आभीरों मतलब ग्वाल वालों की भाषा हो जाती है, ग्वालवाल कहलाते हैं। तो यहाँ पर 41 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, डॉक्टर कीथ। किसने माना है, डॉक्टर कीथ जी ने माना है। ठीक है, आशा करते हैं आपके लिए कुछ ये क्वेश्चन नए होंगे एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। और यहां पर मैं आपको बता दूं, आशा करते हैं दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि यहां पर जो कुबैलमाला है, कुबैलमाला, तो कुबैलमाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा आपका उद्योतन। कुबैलमाला का क्या हो जाएगा, उद्योतन हो जाएगा। ठीक है, अपभ्रंश ग्रंथ है ये कि कौन सा किसका ग्रंथ है, तो कुबलयमाला कहा किसका ग्रंथ है, तो उद्योतन का है। इसके बाद जो है महापुराण, तो महापुराण तो सभी को पता है किसका है, पुष्पदंत जी का। परमचरु किसका है, स्वयंभू का। और संदेश रासक किसका है, तो अद्दहमाण का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके ये अपभ्रंश ग्रंथ और साथ ही साथ में उनकी जो कृतियां हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्य देशीय या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में कौन सी भाषा माना गया है? मध्य देशीय या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया है? परिनिष्ठित भाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा, या फिर उपभाषा? तो यहाँ पर जो आपका 43 का आंसर होने वाला है, तो जो सौरसेनी अपभ्रंश है उस समय की वो परिनिष्ठित भाषा थी। कौन सी भाषा थी, परिनिष्ठित भाषा थी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? तो अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक आपको बताना है, और यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है
क्या ग्रियर्सन है, रिचर्ड पिसेल, नामवर सिंह या डॉक्टर हरदेव बाहरी? तो उस समय के जो संपादक थे वो थे डॉक्टर रिचर्ड पिसेल जी। कौन थे? डॉक्टर रिचर्ड पिसेल जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। धनपाल के द्वारा लिखा गया भविष्यत कथा या भविष्यत कहा का संपादन किसने किया था? आपको संपादन बताना है। धनपाल कृत जो भविष्यत कहा है या कथा है, तो उसका आपको संपादन बताना है कि संपादन किसने किया था। तो उस समय संपादन जो किया था वो डॉक्टर याकोबी जी ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर याकोबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है स्वयंभूकृत परमचर्यु, जिनप्रभ सूरीकृत अनाथ संधि, या फिर अद्दहमाण द्वारा लिखा गया संदेह रासक, या फिर धनपाल कृत लिखा गया भविष्यत कथा। तो कौन सा आपका प्रबंध काव्य है या प्रथम प्रबंध काव्य है अपभ्रंश का? तो यहाँ 46 का हो जाएगा आपका धनपाल कृत भविष्यत कहा या भविष्यत कथा जो है वो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे और 46 के बाद 47, सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया? तो सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया आपको बताना है। और यहाँ पर आपका जो है वो किया था किसने? हरप्रसाद शास्त्री, पांडुरंग गुड़े, हीरालाल जैन, राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री जी। क्या हो जाएगा? हरप्रसाद शास्त्री जी। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किसने किया? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए आपको बताना है कि अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 63 महापुरुष गुणालंकार। 63 महापुरुष गुणालंकार देखने में भी इसका नाम बड़ा है और वैसे भी अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? 49 का आपको आंसर बताना है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? स्वयंभू जी को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका कि स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा? स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति किसने कहा? क्या राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा, हरप्रसाद शास्त्री ने कहा, डॉक्टर बागची ने कहा या डॉक्टर भयाड़ी ने कहा? तो किसने कहा है तो आप हमें बताएंगे। और यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भयानी सिंह थे। डॉक्टर भयानी सिंह थे, इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, परमचर्यु के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की? तो परमचर्यु वैसे लिखा किसके द्वारा गया है ये सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि उसका जो उत्तरार्ध भाग है यानी बाद वाला भाग है उसको किसने लिखा है। तो परमचर्यु को वैसे लिखा स्वयंभू ने है, लेकिन जो उत्तरार्ध भाग है वो किसने लिखा? त्रिभुवन जी ने लिखा। किसने लिखा बेटा? त्रिभुवन जी ने। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर होगा। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोगों ने लगता है कि मुझे नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पढ़े होंगे। बहुत डिटेल में हम आपको ले जाएंगे। 5000 क्वेश्चनों की सीरीज है और आज चल रहा है अपभ्रंश के बारे में। ठीक है, तो 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया या अपभ्रंश को? ठीक है, तो 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी का जो काल है उसको अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसका? अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया? डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या डॉक्टर कैलाश भाटिया ने? तो वास्तविकता में ये किया था किसने? डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने। इनकी आपने पुस्तकें भी पढ़ी होंगी। तो इन्होंने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट, दामोदर पंडित ने कोसल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा है? तो दामोदर पंडित ने कोसल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा है? तो यहाँ पर अभिरोक्ति कहा है, देसी भाषा कहा है, अपभ्रष्ट कहा है या फिर राजभाषा कहा है?
तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो कहा था उन्होंने अपभ्रष्ट भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रष्ट भाषा कहा था। किस भाषा को? तो कौशल की भाषा को कहा था क्या? अपभ्रष्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन है? प्राचीनता, प्रमाणिकता, साहित्यिकता या फिर अपभ्रंश के भेद। तो अपभ्रंश का सर्वाधिक जो विवादित रहा, ठीक है, विवादित मामला, तो वो क्या रहा? क्या उसकी प्राचीनता या प्रमाणिकता या साहित्यिकता या फिर अपभ्रंश के भेद? तो यहां पर जो आपका सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपभ्रंश के भेद। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा विवाद रहा, किसी ने कुछ बताया है तो किसी ने कुछ बताया है। ठीक है, तो अपभ्रंश के भेद जो हैं ये सबसे विवादित रहे। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद नमी साधु द्वारा नहीं किया गया है? तो नमी साधु द्वारा अपभ्रंश का कौन सा भेद नहीं किया गया है? अब नमी साधु उपनागर, ब्राचड़, आभीर या ग्राम्य। तो यहां पर 55 का आपका क्या हो जाएगा? ब्राचड़ जो है वो किसके द्वारा? नमी साधु के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए बाकी नमी साधु ने उपनागर, आभीर, ग्राम्य ये सब भेद बताए थे, लेकिन उन्होंने ब्राचड़ भेद नहीं बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन है, मार्कंडेय द्वारा किए गए अपभ्रंश के भेदों में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है? तो मार्कंडेय द्वारा किए गए अपभ्रंश के भेदों में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? नागर। नागर का जो संबंध है वो गुजरात की बोली से है। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा तो इसकी हम आपको थ्योरी भी पढ़ा देंगे। उपनागर कहाँ की बोली है? तो आपको बताना है भैया जो उपनागर है वो कहाँ की बोली है? तो वो राजस्थान की बोली है। कहाँ की बोली है? राजस्थान की बोली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंघली के आदि पुरुष को क्या कहते हैं? एलू, खस, पैसाची। आदि रूप को, सॉरी आदि पुरुष को नहीं, आदि रूप को क्या कहते हैं? पैसाची, सौराष्टी। तो सिंघली के आदि रूप को क्या कहते हैं? तो यहां पर जो आपका सही हो जाएगा, क्या कहते हैं? एलू कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपने नहीं सुने हैं उनको एक बार आपको पढ़ लेना है, तो कभी कभी ये चीजें ध्यान बनी रहती हैं। ठीक है, अगला है, मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से सिंधु देशोद्भव किसे कहा है? उपनागर को, ब्राचड़ को, नागर को या इन सभी को? तो बताइए भैया मार्कंडेय ने किसको कहा है? तो यहां पर जो आपका सही आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है ब्राचड़ के साथ, यानी मार्कंडेय जी ने ब्राचड़ को सिंधु देशोद्भव कहा है। ठीक है, अगला है, नमी साधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा थी? जो नमी साधु की उपनागर भाषा थी तो उस काल की ये कौन सी भाषा थी? ग्राम्य भाषा थी या परिनिष्ठित भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी या फिर उपभाषा थी? तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये परिनिष्ठित भाषा थी। उपनागर कौन सी भाषा थी? उस समय की परिनिष्ठित भाषा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? धनपाल जी, यशकीर्ति जी, पुरुषोत्तम देव जी या जिनप्रभ सूरी? तो आपको ये बहुत जल्दी से बताना है, कमेंट करिएगा फटाफट। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकातानुशासन है इसके जो लेखक हैं वो पुरुषोत्तम देव हैं। कौन है? पुरुषोत्तम देव जी हैं। तो 61 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में कौन सा भेद डॉक्टर तगारे ने नहीं माना है? तो अपभ्रंश का कौन सा भेद ऐसा है जिसको डॉक्टर तगारे जी ने नहीं माना है? पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, उत्तरी अपभ्रंश या दक्षिणी अपभ्रंश? तो यहां पर जो डॉक्टर तगारे ने नहीं माना है वो नहीं माना है कौन सा? उत्तरी अपभ्रंश। ठीक है, कौन सा नहीं माना है? उत्तरी अपभ्रंश नहीं माना है। 3 अपभ्रंश माने उन्होंने, पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी और दक्षिणी। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर याकोबी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? तो डॉक्टर याकोबी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? तो हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग या संत कुमार
चरियु। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका जो है वो अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है, सॉरी, तो वो किया है किसमें, सनत कुमार चरियु में। किसमें किया है, सनत कुमार चरियु में किया है। तो यहाँ पर 43 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है। तो यहाँ पर 64 का आपका जो हो जाएगा वो किया है किसने, डॉक्टर याकोबी जी ने। किसने किया है, डॉक्टर याकोबी जी ने। कौन कौन से, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। क्लियर है, यहाँ पर आपका जो सही होने वाला है वो हो जाएगा ए। क्लियर। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक निम्न में से कौन है। तो हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक आपको बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर तकारे जी। कौन हो जाएंगे, हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक, तो डॉक्टर तकारे जी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं। तो नामवर सिंह के द्वारा आपको बताना है कि कितने भेद हैं। तो उन्होंने केवल अपभ्रंश के 2 भेदों के बारे में चर्चा की है। तो डॉक्टर नामवर सिंह के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हो जाएंगे, 2 भेद हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं, तो वो हैं रैधु, स्वयंभू, देवसूरी, जिन प्रभसूरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, स्वयंभू जी, यानी बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि अपभ्रंश का एक रूप खस है। अपभ्रंश का एक रूप खस है जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी अब आपको बताना है कि खस जो अपभ्रंश है उसका दूसरा नाम क्या है। तो जो दूसरा नाम है वो है दरद। क्या नाम है उसका, दरद। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, दरद अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध है। तो सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश जो है उसका संबंध कहां से है, तो उसका संबंध गुजरात से है। कहां से है, गुजरात से। क्लियर। पैसाची अपभ्रंश का एक और नाम कौन सा होता है। तो जो पैसाची अपभ्रंश होती है उसका जो अन्य नाम होता है वो होता है कैकय। क्या होता है, कैकय। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया। यानी अभी हम तो राम कथा की स्वयंभू ने, राम कथा का किसके लिए हो गया, स्वयंभू के लिए। तो कृष्ण कथा का किसने किया था प्रारंभ या सूत्रपात। तो यहाँ पर 71 का प्रश्न में आपको बताना है कि ये भी किसने किया था, तो स्वयंभू जी ने किया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया। एक बार आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और आंसर करेंगे। और मैं यहाँ पर सीधा आपको आंसर बता देता हूँ बेटा इसका। क्या अर्धमागधी होगा, क्या महाराष्ट्री होगा, सौरसेनी होगा या फिर मागधी। तो यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा, सौरसेनी होगा। ठीक है, प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन होगा, तो सौरसेनी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित अपभ्रंश ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो वैसे भी इतना टफ नहीं है मेरे ख्याल से ये, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कीर्तिलता जो है, विद्यापति तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, कीर्तिलता का विद्यापति हो गया आपका। और इसके बाद वर्ण रत्नाकर किसका है, तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिषी ठाकुर का। ठीक है, ये तो आपको पता है। इसके बाद अपभ्रंश काव्यत्रयी, तो अपभ्रंश काव्यत्रयी है, ये है लालचंद गांधी जी का। और सिद्धहेम शब्दानुशासन, तो सिद्धहेम शब्दानुशासन किसका है, तो हेमचंद्र जी का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनकी सही जोड़ी बना सकते हो।
एक बार हम इसको दोबारा करा देते हैं। वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कीर्तिलता विद्यापति। अपभ्रंश काव्यत्रयी लालचंद्र गांधी। और सिद्धहेम शब्दानुशासन हेमचंद्र जी का हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बिहारी, बांग्ला, असमिया और ओडिया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो बिहारी है, बांग्ला है, असमिया और ओडिया, ये मागधी अपभ्रंश से जन्मी है। कहाँ से जन्मी है? मागधी अपभ्रंश से जन्मी है। क्लियर? नेक्स्ट है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ है? किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का, गुजराती हिंदी का या कश्मीरी हिंदी का? तो ये हुआ है किसका? पूर्वी हिंदी का। एक बार इनका आपको डायग्राम पढ़ना है, तब जाकर के एमसीक्यूज आपसे ये बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और भाषाओं से संबंधित एक वीडियो पड़ी है, उसको देखेंगे। 76 है, ट्रिक के साथ उसमें बताया गया है सारी भाषाओं को कैसे याद रखना है। 76 कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो सभी जानते हैं पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती ये सौरसेनी से जन्मी हुई हैं। किससे जन्मी हैं? सौरसेनी से। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राह्मण अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से आपको बताना है क्या राजस्थानी का, गुजराती का, ओडिया का या फिर सिंधी का? तो वास्तविकता में जो ब्राह्मण अपभ्रंश से जन्मी है वो भाषा कौन सी है? सिंधी है। ठीक है, नेक्स्ट असमिया भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो असमिया भाषा का विकास आपको बताना है। तो मेरे ख्याल से जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मागधी या फिर अर्धमागधी या फिर पैसाची या फिर ब्राह्मण। तो वास्तविकता में यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? मागधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? मागधी अपभ्रंश का परिनिष्ठित रूप, खस अपभ्रंश का साहित्यिक रूप या मागधी और अर्धमागधी का मिश्रित रूप या सौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप? तो क्या है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्री और नागर, वो है सौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप। कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे, किसको कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूति? तो ये हो जाएगा आपका पुष्पदंत जी को। किसको कहा जाता है? पुष्पदंत जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सिद्ध कवियों की भाषा को सांध्य भाषा किसने कहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कवियों की भाषा को सांध्य भाषा किसने कहा है? तो ये हो जाएगा किसने कहा है? तो ये हो जाएगा आपका अद्वै वज्र तथा मुनि दत्त जी ने कहा है। किसने? अद्वै वज्र तथा मुनि दत्त जी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ था? तो सिद्ध कवियों की जो भाषा का विकास है वो हुआ था नागर से, पैसाची से, अर्धमागधी से या महाराष्ट्री से। फटाफट अपना आंसर करेंगे और यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्धमागधी से। किससे? सिद्ध कवियों की भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो अर्धमागधी से हुआ था। क्लियर है? सिद्धों के प्रथम कवि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता भी है कि सिद्धों के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है? तो सिद्धों के प्रथम कवि जो हैं वो हैं अपने सरहपा। सर सबसे पहले तो सिर ही होगा ना, तो सरहपा सिद्धों के प्रथम कवि हैं। क्लियर? चलिए 84 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि बताना है। किसने माना है? डॉक्टर वी भट्टाचार्य, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, पंडित हरप्रसाद शास्त्री या शहीदुल्लाह। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर बी भट्टाचार्य जी हैं। कौन है? डॉक्टर बी भट्टाचार्य जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट
अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। एक बार इसको पढ़ लीजिए आप, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आ ई उ ए ओ ह्रस्व, आ ई उ ए ओ दीर्घ स्वर थे। अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। री लिखा तो जाता था परंतु इसका उच्चारण री होता था। री को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयोग में आ गया था। तो कौन सा कथन असत्य बताना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर जो आपका असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। अपभ्रंश जो भाषा है वो उकार बहुला है। अपभ्रंश भाषा क्या है, उकार बहुला है। उकार बहुला मतलब जब भी हम कोई बात करते हैं तो अधिकतर वाक्यों के अंत में क्या आता है, उ आता है। जैसे हमारी बुंदेलखंडी है तो बुंदेलखंडी में हम लोग बोलते हैं जे हमाओ है, हमाओ, जे तुमाओ। तो हमारी जो बुंदेलखंडी है वो है ओकार बहुला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 ब्रजभाषा अवधि आदि में जो मनु यानी मन, कारणु यानी कारण, अंगु यानी अंग, चलु यानी चल आदि रूप मिलते हैं, वे निम्नलिखित में से किसकी देन है? संस्कृत की, प्राकृत की, अपभ्रंश की या पाली की? तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन आपको बताया है कि अपभ्रंश उकार बहुला थी। अपभ्रंश कौन सी थी? उकार बहुला थी। तो जब मनु उ आ रहा है, कारनु में उ आ रहा है, अंगु, चलु, तो ये किसकी देन हो सकती है? तो ये अपभ्रंश की ही देन होगी। यानी 86 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य है? तो अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियों का बाहुल्य होता है, यानी कौन सा वर्ग वहां पर अत्यधिक प्रयोग होता है, ठीक है। कौन सा वर्ग अत्यधिक प्रयोग लाया जाता है? तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? टा वर्ग। कौन सा हो जाएगा? टा वर्ग की जो ध्वनियां हैं वो अपभ्रंश में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और हमारा जो बुंदेलखंडी है, बुंदेलखंडी में पा वर्ग ज्यादा आता है। चलो, अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो अपभ्रंश की विशेषताएं पढ़ लीजिए आप और इनमें से बताइए कौन सा असत्य है। अपभ्रंश में शा के स्थान पर केवल सा प्रचलित था। इसमें लगभग वही ध्वनियां थीं जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। नपुंसकलिंग समाप्त प्राय था या कारकों के रूप अधिक हो गए थे। तो यहाँ पर वास्तविकता में आपको बताएं कि यहाँ पर कारकों के रूप अधिक नहीं हो गए थे। कारकों के रूप तो जितने चलते आ रहे हैं उतने ही थे। तो यहाँ पर आपका कौन सा सत्य हो जाएगा? डी नंबर असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 89 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो अपभ्रंश की वर्णमाला में जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? बी नंबर नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है अपभ्रंश में? तो बी नंबर वाला नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और 90 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपभ्रंश की वर्णमाला में, अरे भैया रुक जाओ, अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? तो अपभ्रंश में देखिए, इसको तो हम लोग ना लिखते थे, ये सब तो हमारे ना के चक्कर में आते थे, ना और माँ के चक्कर में आते थे। तो यहाँ पर जो ध्वनि सम्मिलित है वो कौन सी ध्वनि सम्मिलित है? तो डी नंबर वाली ध्वनि जो है वो सम्मिलित है, ठीक है। बाकी ये जो वर्ण हैं उसमें सम्मिलित नहीं होते थे। अपभ्रंश में एड़ा की जगह पर तो ना बनाया जाता था, ठीक है। इनकी जगह पर क्या बनाया जाता था? ना बनाया जाता था सीधा। तो यहाँ पर कौन सी ध्वनि जो है वो सम्मिलित थी? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि माँ जो ध्वनि है वो अपभ्रंश में सम्मिलित थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 91 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो क्या होगा 91 में? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण समूह अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? ये वाला समूह, ये वाला समूह, ये वाला समूह और ये वाला समूह। तो कौन सा समूह जो है वो अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका 91 का हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? पहला वाला। कौन सा हो जाएगा? पहला। और साथ में ये वाला वर्ण भी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो ये वाला वर्ण भी अपभ्रंश में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 91 का क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, या ना शा,
सॉरी, इसकी जगह यानी कि ना की जगह पर एड़ा प्रयोग होता था। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ा हो सकता है रॉन्ग बता दिया है, क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर एड़ा का प्रयोग जो है वो अपभ्रंश में होता था, लेकिन ना का प्रयोग अपभ्रंश में नहीं होता था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग देख लेना, वहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर 91 का आपका क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मिस्टेक के चक्कर में ये मत सोचना कि सर जी को आता ही नहीं है कुछ, तो भैया कभी कभी हो जाते हैं, हम भी इंसान ही हैं। 92, अपभ्रंश में कितने लिंग थे? तो अपभ्रंश में जो कितने लिंग थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे या फिर 5 थे? तो यहाँ पर 92 का हो जाएगा आपका कौन सा, 2। अपभ्रंश में कितने थे, तो 2 लिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? यानी अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? तत्सम का, तद्भव का, विदेशी का या संकर शब्दों का? तो 93 में सीधी बात है कि किसका होगा, तद्भव का होगा ज्यादा। भाई ज्यादा किसके होंगे, तद्भव के होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 93 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? यानी कि कौन से स्वरों का प्रयोग अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं किया जाता था? तो वो नहीं किया जाता था किसका, आय का और अव का। किसका नहीं किया जाता था, आय का और अव का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, अपभ्रंश में ना व्यंजन किस रूप में मिलता है? देखो ये क्वेश्चन वही आ गया है जहां मैंने मिस्टेक की थी। तो वो किस में मिलता है, एड़ा में मिलता है। यानी 95 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ना की जगह पर क्या बनाते थे, एड़ा बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृत के अस्थि शब्द का अपभ्रंश में कौन सा रूप मिलता है? यानी अस्थि को हम अपभ्रंश में क्या कहते हैं? यानी अस्थि को हम अपभ्रंश में क्या कहते हैं? सीधी बात ये है, तो जो अस्थि है उसको हम अपभ्रंश में कहते थे क्या, अहै। क्या कहते थे, अहै कहते थे। ठीक है, तो 96 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अस्थि का मतलब वैसे होता है। ठीक है, तो संस्कृत में अस्थि बोलते हैं और यहाँ पर अहै बोलते थे। ठीक है, कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्या राजस्थानी से, ब्राह्मण से, मागधी से या महाराष्ट्री से? तो सभी लोग जानते हैं कि इसका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, महाराष्ट्री भाषा से, सॉरी महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ना है और बताना है कि अवहट्ट की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो अवहट्ट में डा और ढा ध्वनि नहीं है, इसमें ए औ स्वरों का समावेश हुआ है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का लोप हुआ है, जैसे भिक्षा का भीख, शिक्षा का सीख। इसमें व्यंजन का आकारण द्वित्व हुआ है, जैसे शिक्षा का शिक्षा, कम्माड़ का कमान, तुषार का तुषार। इस प्रकार से तो द्वित्व वर्ण आप लोगों ने पढ़े होंगे। द्वित्व वर्ण जो हैं ये कहलाते हैं क्या, द्वित्व वर्ण। तो कहा जा रहा है कि द्वित्व वर्ण का जो हुआ है वो समावेश हुआ है। तो क्या ऐसा हुआ है अपभ्रंश में? तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, गलत जो है हमें असत्य बताना है। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारे क्या है तीनों जो हैं ये हमारे, एक सेकंड, हाँ अवहट्ट की बात हो रही है, चलो कोई नहीं। तो ये जो है हमारे ये तीनों क्या हैं, सही हैं। अपभ्रंश में ए और अ और औ नहीं था, तो अवहट्ट में उसका समावेश हो गया था। ठीक है, ये भी हमारे क्या हैं, एकदम सही हैं। यहाँ पर जो हमारा असत्य कथन है तो वो है पहला वाला। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अवहट्ट लिखा है। ठीक है, तो अवहट्ट में क्या नहीं था, तो अवहट्ट में ये जो कह रहे हैं ना कि अवहट्ट में जो डा है और ढा है ये नहीं था, तो ये था, अवहट्ट में ये था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असत्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है 99, अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य लिखा जाता रहा कब तक, कब तक लिखा जाता रहा अपभ्रंश? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आजा भैया, कब तक लिखा जाता रहा? तो वो लिखा जाता रहा 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में काव्य लिखे जाते रहे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा है?
पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर तगारे जी ने कहा है। ठीक है, मराठी की जननी डॉक्टर तगारे जी ने। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो रहा वो दोहा रहा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 8वीं 9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। नाथ जोगियों की बाड़ी में आरंभिक हिंदी का रूप अधिक निखरा हुआ है। अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, नहीं तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ 102 का आंसर सी नंबर होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि अपभ्रंश में जो है वो तद्भव शब्द अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है? तो दक्षिणी अपभ्रंश जो है इसको निराधार और अवैज्ञानिक कहने वाले जो हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह हैं। थोड़ा स्पीड हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद हैं प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद माना है। तो प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद किसने माना है? तो वो माना था किसने? राम शर्मा जी ने। अपभ्रंश का भेद कौन सा? प्राच्या। भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है 8वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो 105 का यहां पर हो जाएगा 1000 के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। तो पुरानी हिंदी का उदय किससे हुआ है? तो सीधी बात है, अवहट्ट से हुआ है। ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश फिर उसके बाद अवहट्ट आई है, तो अवहट्ट से मतलब पहले वाली हिंदी किससे हो जाएगी? पुरानी हिंदी, तो अवहट्ट से हो जाएगी। नेक्स्ट है 7वें का बी। अब इसके बाद है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा, जिसमें आरंभ में अपभ्रंश की प्रवृत्तियां अधिक हैं, बाद में धीरे धीरे कम होती गईं और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया। यह बीच का समय कहलाता है। परिवर्तन काल, संक्रांति काल, उदय काल या अवसान काल। तो ये जो है ये कहलाता है संक्रांति काल, जिसको आप कभी कभी संक्रमण काल भी कह देते हो। तो यहां पर 107 का हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और अरे भैया इतना जूम मत हो जाओ यार। अवहट्ट के भेद हैं उपनागर, आभीर और ग्राम्य, नागर, उपनागर और विराचर, पूर्व, मध्यवर्ती और पश्चिमी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अवहट्ट के जो भेद हैं वो हैं पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। ये जो भेद हैं ये किसके हैं? ये अपभ्रंश के भेद हैं। ऊपर ए और बी में जो लिखे हैं वो अपभ्रंश के भेद हैं, और ये जो सी है पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी, ये अवहट्ट के भेद हैं। क्लियर है? अवहट्ट का कार्यकाल आपको बताना है, तो वेरी सिंपल है, सभी को पता होगा कि अवहट्ट का कार्यकाल जो है वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बाकी आपका डी आंसर क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका में किस अवहट्ट का प्रयोग हुआ है? तो पूर्वी अवहट्ट का प्रयोग हुआ है, पश्चिमी अवहट्ट का, या मध्यवर्ती अवहट्ट का, या फिर ये सभी का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? पूर्वी अवहट्ट का प्रयोग हुआ है। किसमें? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो है वो है साहित्य में अवहट्ट का प्रयोग कब तक होता रहा? साहित्य में अवहट्ट का प्रयोग कब तक होता रहा? 12वीं सदी तक, 14वीं सदी तक, 16वीं सदी तक या 18वीं सदी तक? तो अभी हमने जस्ट पहले एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, 14वीं सदी तक हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 111 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। शिक्षा शब्द अवहट्ट में किस रूप में प्रचलित है? शिक्षा में, शिक्षा में, शिक्षा में या शिक्षा में? तो बताना है अवहट्ट में किस रूप में प्रचलित है। तो वो था किसमें? शिक्षा में। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आप पढ़ लें भैया जरा इनको। अवहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही। कारण, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना परिवर्तन हुआ कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी में अंतर करना कठिन हो गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या केवल ए गलत है या आर सही है? ए सही और आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। और नेक्स्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए का संबंध आर से है। तो यहाँ पर भैया जो है
वो ए और आर, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं और यहाँ पर आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरणम की भाषा को प्राचीन कौशली किसने कहा? उक्ति व्यक्ति प्रकरणम की भाषा को प्राचीन कौशली किसने कहा? तो ये कहा था किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने। ए नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब आज की सीरीज में टोटल 31 क्वेश्चन आज लिए हैं, तो आसानी से, बस ज़्यादा दूर नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरणम निम्नलिखित में से क्या है? साहित्य शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, महाकाव्य है या खंड काव्य है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरणम जो है सभी लोग जानते हैं कि ये व्याकरण शास्त्र है। क्या है ये? व्याकरण शास्त्र है। ठीक है, नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरणम में अवहट्ट के किस रूप का प्रयोग हुआ है? पूर्वी का, पश्चिमी का, मध्य देशीय या फिर दक्षिणी का? तो इसमें जो हुआ है वो हुआ है मध्य देशीय का। किस अवहट्ट का प्रयोग हुआ है? मध्य देशीय अवहट्ट का प्रयोग हुआ है। कम से कम इन क्वेश्चनों को एक एक बार तो आपको पढ़ना ही है। पश्चिमी अवहट्ट का प्रयोग मिलता है कीर्ति लता और कीर्ति पताका में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, सरहपा के दोहा कोश में या प्राकृतिक पेंगलम में। तो वास्तविकता में पश्चिमी अवहट्ट का प्रयोग मिलता है प्राकृतिक पेंगलम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर तकारे ने अवहट्ट की विशेषता माना है। अवहट्ट की विशेषता किसे माना है? कर्ता की ए विभक्ति को, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर तकारे ने अवहट्ट की मुख्य विशेषता किसे माना है? तो वास्तव में वो माना है कर्ता की ए विभक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट। अवहट्ट में निर्विभक्तिक प्रयोग बढ़ने से शब्दों का अर्थ सुनिश्चित होने लगा, शब्दों का रूप व्यवस्थित होने लगा, शब्दों का क्रम अव्यवस्थित होने लगा, शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। किससे? विभक्ति के प्रयोग से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अवहट्ट में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का, उपर्युक्त सभी का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता है। वैसे भी मैंने पढ़ लिए थे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चलते थे। ठीक है, अभ्रंश का मयम शब्द का अवहट्ट में रूप हो गया। अभ्रंश का मयम, अभ्रंश शब्द में अभ्रंश भाषा में एक शब्द था मयम, तो इसका जो है वो अवहट्ट में क्या रूप हो गया? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मयम मतलब मैं, मयम मतलब मैं। ठीक है, अभ्रंश अवहट्ट में किस छंद का प्रयोग नहीं मिलता है? अपभ्रंश या अवहट्ट में किस छंद का प्रयोग नहीं मिलता है? तो वो नहीं मिलता है किसका? घनाक्षरी का। दोहा का तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, तो घनाक्षरी का नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई कितनी मात्राओं का छंद था? 10, 11, 13, 15। तो ये तो कई बार आप लोगों को टीचरों ने बताया होगा कि चौपाई जो होती थी वो 15 की होती है और चौपाई जो होती है वो 16 मात्राओं की होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? D4 डंडा। 124 हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और वाग् वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली? तो 124 का जो है अपभ्रंश और अवहट्ट से, क्योंकि इसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 25 हिंदी प्रसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका रहा? तो अपभ्रंश और अवहट्ट का। किसका रहा? अपभ्रंश और अवहट्ट का। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और यहां पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है कौन सा, मैं बता देता हूं। तो रावलवेली जो है वो रोड़ा जी की है। रावलवेली जो है वो किसकी है? रोड़ा जी की। सावय धम्म दोहा देवसेन का है। परप्पयासु जोगिंदु की है, और नेमिनाथरात सुमतिगढ़ी की है। तो यहां पर आपका 4, 3, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। इनमें से अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का अंतिम कवि आपको बताना है, तो यहां पर अंतिम कवि कौन हो जाएंगे? रैधु। कौन हो जाएंगे? रैधु। इनमें से अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? तो रैधु हो जाएंगे। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है शक्यवाणी। कुछ अर्थ बताने हैं आपको अब अपभ्रंश में। तो शक्यवाणी बहुवन भावई, इसका अर्थ क्या होगा? विवादास्पद बात किसी को अच्छी नहीं लगती। संस्कृत भाषा
बहुतों को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखिए सशक्य लिखा है, तो संस्कृत को ही अपभ्रंश में सशक्य कहा गया है। तो संस्कृत भाषा बहुतों को अच्छी नहीं लगती। संस्कृत शक्य कय वाणी, सशक्य नहीं शक्य कय वाणी बहु न भावई, भावई मतलब भाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। तो बी नंबर इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पावी रस को मम ना पावई, पावी रस को मम ना पावई। तो यहां पर हो जाएगा आपका कि प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता है। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है देसी बहना सब जन मिठा, ये बड़ा आसान है। देसी वचन सबको मीठा लगता है, देसी वचन सबको क्या लगता है बेटा? मीठा लगता है। ते तैसन जपियो अवहट्टा, ते तैसन जपियो अवहट्टा, यानी इसलिए वैसा ही अवहट्ट में लिखता हूं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आशा करते हैं आज की क्लास आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। कल आप लोगों को इससे और बेटर मिलेगी। और जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहले पहुंच जाए। तो आज हमने 131 क्वेश्चन पढ़े हैं और ये सीरीज चलेगी। अभी हम लोग अपभ्रंश पढ़ रहे हैं, कल हम लोग अवधि पढ़ेंगे या ब्रज पढ़ेंगे। धीरे धीरे चल करके हम बोलियों का संबंध, मतलब टोटल में आपको पूरे के पूरे क्रम से पढ़ाने वाला हूँ। उपन्यासों के प्रश्न आएंगे, नाटक के आएंगे, आदि काल के 300-400 क्वेश्चन होंगे, भक्ति काल के 400 के लगभग क्वेश्चन होंगे, रीति काल के होंगे 400 से 500, आधुनिक काल के भी 300-400 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत। और आज की क्लास के लिए कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।